कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक प्रोफेशनल किलर से, जो कि पैसों के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। और वो क्राइम की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला किलर था। लेकिन जैक ने कुछ ही हफ्तों पहले इस काम से रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उसने अब इस काम से इतने ज्यादा पैसे कमा लिए थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना काम किए अपनी पत्नी ह्यूनसू के साथ आराम से गुजार सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ह्यूनसू जो जैक की वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो एक प्रोफेशनल किलर था। ह्यूनसू अपने हस्बैंड को नॉर्मल इंसान ही समझती थी। फिर ह्यूनसू जैक से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड संग ही के साथ कोरिया से बाहर घूमने जा रही है, और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसकी स्टेप डॉटर यूनजी का ख्याल रखो, क्योंकि संग ही ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था और घर पे यूनजी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। फिर जैक अपनी वाइफ से यूनजी की उम्र पूछता है कि वो कितने साल की है, तो वो उसे बताती है कि यूनजी 17 साल की है। इस पर जैक बोलता है कि अगर वो 17 साल की है तो वो अपना ख्याल खुद ही रख सकती है। लेकिन ह्यूनसू जैक से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि बस एक हफ्ते की ही बात है। जैक अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करता था, इसलिए वो यूनजी की बेबी सिटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अंदर से जैक को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो किसी भी अनजान लड़की को अपने घर में लाना नहीं चाहता था। फिर अगली सुबह जैक अपनी वाइफ ह्यूनसू और उसकी फ्रेंड को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता है, और शाम के वक्त वो यूनजी की कोचिंग क्लासेस के बाहर उसे आने का इंतजार करने लगता है। फिर जब यूनजी आती है तो वो अपनी एक फ्रेंड को साथ लेकर आती है। ये देखकर जैक को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस पर रिएक्ट नहीं करता है। घर जाते समय यूनजी जैक से कहती है कि वो आज रात अपनी फ्रेंड के घर रहना चाहती है, तो इस पर जैक भी राजी हो जाता है। लेकिन जाने से पहले जैक यूनजी से उसका वॉलेट मांगता है, और कुछ पैसे देने के बहाने वो उसमें चुपके से एक जीपीएस ट्रैकर भी डाल देता है। इसके बाद वो इन्हें कॉफी शॉप के बाहर ड्रॉप करके घर आकर सो जाता है। लेकिन आधी रात के बीच जैक को यूनजी का कॉल आता है, और वो उससे रोते हुए कहती है कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, तो इसलिए प्लीज मुझे जल्दी से लेने आ जाइए। ये सुनकर जैक तुरंत ही अपनी नींद खराब करके कॉफी शॉप पे आता है, तो वो देखता है कि यूनजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रही थी और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, और वो समझ जाता है कि यूनजी ने उससे झूठ बोला था ताकि वो उसके साथ वापस घर जा सके। लेकिन जैक अपने गुस्से को पीकर यूनजी से पूछता है, तुम तो अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी ना, तो फिर तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन यूनजी जैक की बातों को इग्नोर करके फोन पर किसी से चैटिंग करने लगती है। ये देखकर जैक को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो एक बार फिर अपने गुस्से पर काबू करता है। फिर यूनजी जैक को वापस घर जाने को बोलती है, क्योंकि उसने अपना प्लान बदल दिया था। वो अब अपने दूसरे फ्रेंड के घर रहने जा रही थी। तभी वो देखता है कि यूनजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी। इसका मतलब यूनजी ने फिर से उससे झूठ बोला था कि वो अपने फ्रेंड के घर सोने जा रही थी। लेकिन जैक यूनजी को जाने से नहीं रोकता, और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में वो एक ड्रंक लड़की को नशे की हालत में देखता है। ये देखकर जैक को यूनजी की चिंता होने लगती है, क्योंकि यहाँ का माहौल रात के वक्त बहुत खराब हो जाता है। इसलिए वो वापस यूनजी के पास जाने लगता है। जैक यूनजी की एग्जैक्ट लोकेशन का बहुत ही आसानी से पता लगा लेता है, क्योंकि उसने पहले ही यूनजी के वॉलेट में जीपीएस ट्रैकर रख दिया था। फिर जैक एक बास्केटबॉल क्लब के पास आता है। क्लब के अंदर हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि यूनजी और उसकी फ्रेंड को धमका रही थी कि अगर वो उसके क्लाइंट को खुश नहीं करेंगे तो वो उनके कपड़े उतार कर क्लब से बाहर निकाल देगी। यूनजी का बॉयफ्रेंड भी मिन के साथ मिला हुआ था, और वो जानबूझकर यूनजी को बेचने लेकर आया था। लेकिन यूनजी मिन की बात नहीं मानती, और वो उसे गाली देने लगती है। ये सुनकर मिन यूनजी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी जैक यहाँ पर आ जाता है, और वो इन सभी से कहता है कि अगर तुम में से किसी ने यूनजी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर रख दूंगा। यूनजी का बॉयफ्रेंड जैक को मामूली इंसान समझकर उस पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन जैक बड़ी ही आसानी से उसे मारकर उसके हाथों से चाकू छीन लेता है। फिर जैक यूनजी और उसकी फ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इतने में ही मिन के बाकी साथी जैक से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि जैक एक प्रोफेशनल किलर है। वो इनके हाथों और पैरों को तोड़ डियच कर साइड में कर देता है। तभी अचानक से मिन जैक के पेट में चाकू घुसा देती है, लेकिन जैक कोई भी रिएक्शन नहीं देता, और वो मिन को एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जैक यूनजी को लेकर घर जाने लगता है। अगली सुबह जैक अपने जख्मों पर बैंडेज लगाता है। फिर जब उसे ये महसूस होता है कि यूनजी उसके ही कमरे में आ रही है, तो वो फिर से सोने का नाटक करता है। यूनजी ने जो किया उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा होती है, इसलिए वो जैक से कल रात के लिए माफी मांगती है। तो जैक यूनजी को माफ कर देता है, लेकिन वो उसे अगली बार चौकन्ना रहने की सलाह देता है। यूनजी को भी अब ये लगने लगता है कि
जैक एक अच्छा आदमी है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर जब रात के वक्त ये रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर वापस जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में पुलिस चेकिंग दिखाई देती है। तभी ट्रॉय नाम का ये सीनियर पुलिस ऑफिसर जैक की कार रोककर उससे कुछ पूछताछ करता है और वो इन्हें बताता है कि कल रात यहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें पता चला कि ये सभी स्टूडेंट यून जी के ही क्लासमेट्स थे। तो इस पर जैक बोलता है, मुझे बुरा लगा सुनकर कि ऐसा हुआ है। ये बोलकर जैक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रॉय को जैक पर ही शक हो रहा था। घर आने के बाद जैक इंटरनेट पर कल के इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो वही स्टूडेंट्स थे जिन्हें कल रात जैक ने पीटा था। फिर अगली सुबह जैक देखता है कि ट्रॉय उसके घर पूछताछ के लिए आया है, वो भी इस बार सबूत के साथ, क्योंकि उसे जैक पे शक था। वो जैक को कल रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्राइम सीन के पास वाली रोड पर कल रात तुम्हारी कार वहाँ क्या कर रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही चालाकी से जवाब देता है कि कल रात सिर्फ मेरी ही कार वहाँ से नहीं गुजरी थी, बल्कि और बहुत सी कारें वहाँ से गुजरी थी। जैक की चालाकी देखकर ट्रॉय हंसने लगता है। फिर वो उसे एक और फुटेज दिखाता है जिसमें यून जी उन्हीं लड़कों के साथ कहीं जा रही थी जिनका कल रात मर्डर हुआ था, लेकिन जैक ये मानने से इनकार कर देता है कि ये यून जी है क्योंकि फुटेज क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। ट्रॉय समझ जाता है कि जैक को पकड़ने के लिए उसे ठोस सबूत की जरूरत है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक यून जी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने जाता है, जहाँ यून जी बहुत ही डरी और सहमी हुई बैठी हुई थी, जिसका चेहरा देखकर जैक को अपनी वाइफ की याद आ जाती है जिससे वो पास्ट में मिला था, जिसने अपनी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे अपने साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को बोलता है। प्रेजेंट में जैक देखता है कि यून जी को माइन का कॉल आता है, तो जैक यून जी से फोन लेकर मिन से बात करने लगता है। मिन उसे बताती है कल रात में उसने उन सभी लड़कों को जान से मार दिया था और जो चाकू तुमने यून जी के बॉयफ्रेंड से छीना था उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अभी भी मौजूद हैं और अगर मैंने ये चाकू पुलिस के हवाले कर दिया तो इन सभी लड़कों के खून के इल्जाम तुम पर आ जाएगा। फिर मिन जैक को धमकी देती है कि अगले 1 घंटे के अंदर तुम मेरे बताई हुई लोकेशन पर नहीं पहुंचे तो मैं ये चाकू पुलिस को दे दूंगी। ये सुनकर जैक मिन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले जैक यून जी को एक ब्रेसलेट पहनने के लिए देता है जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। फिर जैक यून जी को घर में अकेला छोड़ देकर मिन से मिलने उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ आते ही उसकी मुलाकात होती है मिन के बड़े भाई दुना से, जिसका काम जवान और कुंवारी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अमीर लोगों को बेचना था। जैक मिन से चाकू मांगता है तो दुना मिन से पूछता है क्या ये वही आदमी है। इस पर मिन कहती है हाँ ये वही आदमी है। तो दुना अपने एक आदमी को जैक को खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन जैक बड़े ही आराम से इस आदमी को मारकर अधमरा जैसा बना देता है। फिर एक बार फिर मिन से चाकू मांगता है, लेकिन मिन चाकू देने से इनकार कर देती है, तो इसलिए जैक उसके आदमी को टॉर्चर करने लगता है। उसकी चीखें सुनकर डूना डर के मारे चाकू जैक की तरफ फेंकता है। फिर जब जैक चाकू लेने नीचे झुकता है तभी डूना दराज में से गन निकालकर जैक पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती और वो यहाँ से भाग जाता है। जैक भी डूना को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी अचानक जैक के ऊपर कोई नेल गन से फायर करता है और इस आदमी का नाम होता है हंटर, जो कि जैक के लेवल का ही फाइटर होता है। इन दोनों के बीच यहाँ पर काफी देर फाइट होती है, लेकिन जैक हंटर को बहुत ही बुरी तरह घायल करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर आता है, जहाँ के हालात देखकर जैक को समझते देर नहीं लगती कि कुछ आदमी यूनजी को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं। फिर वो तुरंत यूनजी के हाथों में लगे जीपीएस ट्रैकर के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन यूनजी वहां पर भी नहीं होती और मीन जैक को देखकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैक उसे उसी मौके पर ही पकड़ लेता है और वो देखता है कि जो ब्रेसलेट उसने यूनजी को पहनने के लिए दिया था वो मिन ने यूनजी से छीन लिया था। इसके बाद जैक पुलिस को कॉल कर यहाँ मौजूद सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन वो मिन को अपने पास ही रखता है। फिर वो मिन से पूछता है अब बताओ मुझे यूनजी कहाँ पर है। इस पर मिन कहती है अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मेरे आदमी यूनजी को जान से मार देंगे, फिर तुम्हें यूनजी की डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर जैक मिन को नहीं मारता बल्कि उसके पैर में एक चाकू घुसा देता है और धीरे धीरे उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से मिन दर्द से चीखने लगती है और वो जैक को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। मिन जैक से कहती है कि वो लोग एक गैंग चलाते हैं जिसमें वो लोग नाबालिग लड़कियों को किडनैप करके अलग अलग शहरों में बेचने का काम करते हैं और ऐसे ही एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की नजर यूनजी पर पड़ गई थी और वो अभी वर्जिन भी थी, इसलिए उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि हम यूनजी को किडनैप करके उसके पास लेकर आए। जैक मिन से पूछता है कि यूनजी इस वक्त कहाँ पर है, तो मिन जैक को एक होटल का एड्रेस बताती है जहाँ उसे रखा गया था। फिर जैक मिन से उस क्लाइंट का नाम पूछता है जिसने यूनजी की डिमांड की थी, तो मिन जैक से कहती है कि मेरा यकीन करो मुझे उस क्लाइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि इन सब चीजों के बारे में मेरे भाई डूना को पता है। इसके बाद जैक उस होटल की
तरफ जाने लगता है जहाँ पर यूनजी को किडनैप करके रखा गया था। मगर जैसे ही जैक यहाँ से जाता है, ठीक उसी पल ट्रॉय इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर जैक ने माइन को चेयर से बांध कर रखा था, लेकिन उसका ज्यादा खून बहने की वजह से मिन की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उस होटल के पास पहुंच गया था। वो सीधा होटल के अंदर यूनजी को ढूंढने जाता है। तभी अचानक से बहुत सारे गुंडे जैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक जो कि एक प्रो फाइटर और प्रोफेशनल किलर रह चुका था, वह बड़े ही आसानी से इन सभी गुंडों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। इतने में ही लिफ्ट का गेट खुलता है जिसके अंदर से कुछ और गुंडे निकलकर जैक से फाइट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर जैक और गुंडों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन ये गुंडे भी जैक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते और ऐसे ही जैक बारी बारी पूरे होटल के गुंडों को अकेले ही मार के खत्म कर देता है। लेकिन उसे यूनजी इस होटल में भी कहीं नहीं मिलती। वो जिंदा बचे कुछ गुंडों से पूछता है कि यूनजी कहाँ पर है, तो ये आदमी जैक के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि यूनजी कहाँ पर है। तभी यहाँ पर हंटर आ जाता है जिससे जैक पहले फाइट कर चुका था, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो हंटर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। हंटर जो कि बिल्कुल जैक की तरह ही एक प्रो फाइटर और किलर था और वो रशियन माफिया के लिए काम करता है। फिर जैक हंटर से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि यूनजी कहाँ पर है? तो हंटर उसे बताता है कि कल सुबह शिप के जरिए यूनजी को समुद्र के रास्ते रशिया भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम उसे बचा नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। ये सुनकर जैक चुपचाप यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे यूनजी को सुबह होने से पहले बचाना था और वो हंटर से फाइट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन हंटर जैक का पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी लंबी फाइट होती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी फाइट के बीच जैक हंटर को एक रस्सी से बांधकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, जिसकी वजह से हंटर बहुत जोर से दीवार से जाकर टकरा जाता है। वहीं जैक खिड़की से सीधा आकर एक कार पर गिरता है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि ट्रॉय की होती है। वो जैक को तुरंत गन पॉइंट पे लेकर अपने हाथों को ऊपर करने को बोलता है, लेकिन जैक बड़े ही चालाकी से ट्रॉय के हाथों से गन छीनकर उसी की कार लेकर यूनजी को बचाने निकल जाता है। इस तरफ होटल में हम हंटर को देखते हैं जो अभी तक मरा नहीं था और अभी भी जिंदा होता है। वहीं हम जैक को देखते हैं जो कि यूनजी को बचाने कार्गो शिप्स के पास आ जाता है और अब तक सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से जैक उस कार को देख लेता है जिसके अंदर यूनजी को किडनैप करके रशिया ले जाया जा रहा था और वो तुरंत अपनी कार की फुल स्पीड में उन दोनों की कार में टक्कर मारता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। फिर जैक इन सभी गुंडों को गोली मारकर यूनजी को बचा लेता है। तभी जैक देखता है कि एक कार बहुत ही तेजी से उन्हें टक्कर मारने आ रही थी, लेकिन जैक फिर से अपनी जान पे खेलकर यूनजी को बचा लेता है। कार के अंदर डूना बैठा हुआ था जो कि अपनी बहन मिन की मौत का बदला जैक से लेने के लिए पागल हो गया था। वो अपनी कार से जैक को कुचलने ही वाला था, लेकिन सही समय पर जैक वहां से हट जाता है और डूना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैक डूना को कार से बाहर निकालकर उससे उस आदमी का नाम पूछता है जिसने यूनजी की डिमांड की थी, लेकिन डूना जैक को गाली देता है और उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसलिए जैक डूना को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर ट्रॉय की रूह डर के मारे कांप जाती है। फिर जब जैक डुआना की तलाशी लेता है तो वो देखता है कि डुआना ने लास्ट कॉल ट्रॉय को ही किया था। ये सब देखकर जैक समझ जाता है कि ट्रॉय भी इन गैंग मेंबर्स के साथ मिला हुआ था जो लड़कियों को दूसरे शहरों में बेचा करते थे। फिर जैक ट्रॉय को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो आदमी कौन है जिसने यूनजी को किडनैप करके अपने पास लाने को तुम लोगों से कहा है, तो ये फोन मैं मीडिया के हवाले कर दूंगा, जिससे तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही तुम्हें अच्छी खासी सजा भी होगी क्योंकि तुम लड़कियों की तस्करी में इन गैंग मेंबर्स के साथ मिले हुए थे। तभी ट्रॉय देखता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की टीम क्राइम सीन की तरफ आ रही है, इसलिए वो जैक की बात मान जाता है। फिर वो बाकी सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर यहाँ से सारी सिचुएशन को हैंडल करता है। साथ ही वो यूनजी के साथ जैक को भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज देता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल में यूनजी को होश आता है तो वो जैक को देखती है जो कि उसके पास ही बैठकर कॉफी पी रहा था। फिर यूनजी जैक से माफी मांगती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तो इस पर जैक यूनजी से कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कुछ देर बाद ट्रॉय जैक से मिलने हॉस्पिटल में आता है। वो जैक से कहता है, तुमने सिर्फ एक अकेली यूनजी की जान बचाने के लिए 100 से भी ज्यादा गुंडों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इन सभी के इल्जामों से तुम्हें बचा लिया है, तो अब मुझे वो फोन दे दो। इस पर जैक ट्रॉय से बोलता है, मैं तो ये बात पहले से जानता था कि तुम डूना के बॉस के लिए काम करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी कार की डिग्गी में मिन की लाश देखी थी और ये बात तुम बखूबी जानते थे कि अगर पुलिस मिन पर इन्वेस्टिगेशन करती तो वो लोग मिन के जरिए डूना के बॉस तक पहुंच सकते थे और इसमें तुम्हारा भी नाम शामिल था, इसलिए तुमने मिन की लाश को ठिकाने लगा दिया। ये सब सुनकर ट्रॉय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर जैक कहता है, तुम मुझे उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर दो जो लड़कियों की तस्करी करता है, फिर मैं तुम्हें डूना का फोन
दे दूंगा। पहले तो ट्रॉय इस काम को करने से मना कर देता है कि इसमें बहुत ही खतरा था, लेकिन उसके पास जैक की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जैक के पास उसके खिलाफ सबूत मौजूद होता है जो कि उसके पूरे करियर को खत्म करने के लिए काफी है। फिर अगले दिन ट्रॉय जैक को कॉल करता है और उसे एक होटल का एड्रेस बताता है जहां पर रशियन माफिया ग्रुप का एक मेंबर रुका हुआ था जिसका नाम जोंगडू है। ये भी लड़कियों की तस्करी किया करता है। दूसरी तरफ हम जोंगडू को देखते हैं जिसे भी ये खबर पता चल गई थी कि किसी ने उसके होटल का पता पुलिस को दे दिया है, इसलिए वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी जैक कॉफी पीते हुए यहाँ पर आ जाता है और वो जोंगडू के साथियों को गोली मारकर खत्म कर देता है। साथ ही वो जोंगडू के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देता है। इसके बाद जैक जोंगडू से उस आदमी का नाम पूछता है जिसने यूनजी की डिमांड की थी। तो जोंगडू तुरंत बिग मामा नाम की एक लेडी को कॉल करता है जो इन सब की बॉस थी। इनकी बातचीत के दौरान जैक को ये पता चल जाता है कि जिस आदमी ने यूनजी को किडनैप करने के लिए इन लोगों को पैसे दिए थे वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम बिग मामा कॉल पर जोंगडू को भी नहीं बताती है। लेकिन जोंगडू को जितना पता था सब कुछ वो जैक को बता देता है कि हम लोग कोरिया से बहुत सारी नाबालिग और वर्जिन लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर लड़कियों को उस अमीर बिजनेसमैन के पास भेज दिया जाता है। फिर वह उन सभी लड़कियों में से एक सबसे खूबसूरत लड़की के साथ एंजॉय करता है और बाकी बची लड़कियों को हम रशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे शहरों में काफी ज्यादा हाई प्राइस में बेच देते हैं। ये बात सुनने के बाद जैक को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जोंगडू को भी गोली मार देता है। इसके बाद जैक किसी को कॉल करके तुरंत यहाँ पर आने को बोलता है। फिर कुछ ही देर में एक टीम क्राइम सीन पर आती है और ये लोग सारी डेड बॉडीज को बैग में रखकर ठिकाने लगाने अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही जमीन पर गिरा हुआ सारा खून और हर वो एक सबूत मिटा देते हैं जिससे कोई ये ना पता लगा सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल जिन लोगों को जैक ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया था उनका काम ही यही है कि ये लोग क्राइम सीन को बिल्कुल पहले जैसा बना देते हैं और ये टीम सिर्फ जैक जैसे प्रोफेशनल किलर के लिए ही काम करती है। इसके बाद जैक अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आता है जो कि गन्स का कारोबार किया करता था। जैक उसे एक बड़ी सी स्नाइपर राइफल परचेज करता है। तभी जैक को ट्रॉय का कॉल आता है और वो जैक को सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है जिस आदमी ने यूनजी को किडनैप करने के लिए कहा था उसका नाम है मैक्स और वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है जिसकी पहचान बड़े बड़े माफिया और पॉलिटिशियंस के साथ है और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम उससे न उलझो। लेकिन जैक ऐसे बहुत से बड़े बड़े माफिया और डॉन्स को मार चुका था, इसलिए वो मैक्स से नहीं डरता और वो ट्रॉय से मैक्स का एड्रेस ले लेता है। ये सब जानने के बाद जैक सीधा अपनी स्नाइपर राइफल लेकर मैक्स के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां मैक्स बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ पूल पार्टी एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो एक नई लड़की के साथ सोने के लिए जाने लगता है। इस लड़की को भी बिग मामा ने भेजा था। वहीं बाहर जैक एक एक करके मैक्स के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को शूट करके मार रहा था। इसके बाद वो पीछे के रास्ते मैक्स के फार्म हाउस में घुस जाता है और वो बिना रुके अकेले ही मैक्स के आदमियों को मारे जा रहा था। फिर जब हंटर को ये पता चलता है कि जैक यहाँ पर भी घुस आया है तो वो तुरंत जैक से बदला लेने यहाँ पर आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर ट्रॉय भी मौजूद होता है जो कि पीछे से जैक को कवर दे रहा था, लेकिन तभी मौका देखकर वो जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि ट्रॉय ने उसके साथ धोखा किया है और वो इतनी देर से बस उसका साथ देने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में तो वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। फिर हंटर और ट्रॉय दोनों साथ मिलकर जैक को मैक्स के पास लेकर जाते हैं। तो मैक्स ट्रॉय से जैक को खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन जाने से पहले जैक मैक्स से पूछता है, क्या तुम वही आदमी हो जिसने यूनजी को किडनैप करने के लिए डोना को पैसे दिए थे? जिस पर मैक्स जैक की बातों को हंस के इग्नोर कर देता है। फिर ट्रॉय जैक को जान से मारने के लिए बाहर लेकर जाता है और वो जैसे ही जैक को शूट करने वाला था तभी जैक उस पर हमला कर देता है। ये देखकर मैक्स के बाकी आदमी जैक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ पलों में जैक इन्हें भी मारकर रास्ते से हटा देता है। इसके बाद वो कहता है, मैंने सरेंडर बस इसलिए किया था ताकि मैं मैक्स से मिल सकूं। ये कहकर वो ट्रॉय को भी गोली मार देता है। इतने में ही गोलियों की आवाज सुनकर हंटर भी यहाँ पर आ जाता है और वो जैक के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फिर इन दोनों के बीच काफी लंबी और जबरदस्त फाइट होती है क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल किलर थे, लेकिन लास्ट में आखिरकार जैक हंटर को भी गोलियों से भून देता है और उसकी लाश सीधा पूल में जाकर गिरती है जहां सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद वो मैक्स के कमरे में आता है जहां मैक्स अभी भी उस लड़की की इज्जत लूटकर बाहर आया था। जैक मैक्स को गन पॉइंट पे लेकर उसे अपने पास बैठाता है। फिर उससे पूछता है, ये बिग मामा कौन है? तो मैक्स उसे बताता है कि बिग मामा मेरे साथ मिलकर ये गैंग चलाती है जहां वो मुझे हर रोज मेरे पास काफी लड़कियां भेजती है, जिनमें से एक को मैं अपने पास रखता हूं और बाकी लड़कियों को आगे बेच दिया जाता है। ये सुनकर जैक हंसने लगता है, जिसे
देखकर मैक्स समझ जाता है कि जैक उसे मार देगा, इसलिए वो उसे पैसों का लालच देता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। लेकिन जैक मैक्स को भी जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यून-सू को उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंग ही के साथ देखते हैं, जो कि एक कॉल अटेंड करने अपनी कार में आती है और ये कॉल मैक्स के ही फोन से आ रहा था। तभी उसकी नजर पीछे बैठे हुए जैक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो उसे गन पॉइंट पे लेकर गाड़ी चलाने को बोलता है। संग ही जैक को एक नॉर्मल इंसान समझ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जैक एक प्रोफेशनल किलर है। रास्ते में चलते चलते जैक संग ही को सारी बात बताता है कि उसके धंधे के बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये भी कि वो ही बिग मामा है। ये सुनकर संग ही कहती है, जैक तुम ये क्या बोल रहे हो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इस पर जैक संग ही से कहता है, अब से मैं यूनजी का ध्यान रख लूंगा। ये बोलकर वो संग ही को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और यहाँ यूनजी भी मौजूद होती है। फिर ह्यून-सू जैक को देखकर उसे गले लगा लेती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ह्यून-सू वही लड़की है जिसे सुसाइड करने से जैक ने रोका था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।